बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा फ़िनलैंड के हवाले से, फ़िनलैंड की एजुकेशन के हवाले से, फ़िनलैंड के हवाले से क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां यहाँ पे आपको एडमिशन्स ऑफ़र कर रही हैं। स्पेसिफ़िकली मेरी वीडियो का मकसद वो लोग हैं जो इस वक्त या तो बैचलर कंप्लीट कर चुके हैं या अभी आखिरी मराहिल में हैं। ज़्यादातर मैं बात मास्टर के हवाले से ही यहाँ पे करूँगा कि फ़िनलैंड में क्या क्या मास्टर के मौक़े मौजूद है और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। और मैं साथ साथ में एक दो यूनिवर्सिटियाँ ऐसे मेरे पास लिस्ट आउट हुई हैं जिनमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं उस हवाले से भी बात करूँगा। वैसे तो फ़िनलैंड की जो है वो आइल्स ही है। अगर आपके पास आइल्स है तो आप काफ़ी अच्छी पोजीशन में, अगर आइल्स नहीं है तो वो थोड़ा सा फिर आपको सफ़र करना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल आज मैं एक दो यूनिवर्सिटियाँ बग़ैर आइल्स की भी लेके आ गया हूँ। अगर लक की बात है आपका डिपार्टमेंट उसमें मौजूद है तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे एडमिशन लेना और डिपार्टमेंट लेना। इसके साथ ही मैं अपना छोटा सा तारुफ़ करूँगा। मेरा नाम मुसर्रत हुसैन है और मैं इस वक्त फ़िनलैंड के ताम्परी यूनिवर्सिटी में डेटा एनालिटिक्स में मास्टर कर रहा हूँ। डिग्री का नाम स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स में मास्टर कर रहा हूँ इस वक्त। नाजरीन, फ़िनलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन का आबादी के लिहाज से एक छोटा सा मुल्क है। आबादी के लिहाज से इसकी टोटल आबादी जो है वो 5 से 6 मिलियन पीपल पे मुश्तमिल है। ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी आता है। स्कैंडिनेवियन से मेरा मुराद है कि जो फ़िनलैंड के नॉर्दर्न कंट्रीज़ है, लाइक स्वीडन, नॉर्वे, फ़िनलैंड और आई थिंक आइसलैंड भी है इनमें। मोस्टली यहाँ पे एक इनकी फ़िज़ा जो है वो दुनिया की एक बेहतरीन फ़िज़ा तस्वर की जाती है, क्योंकि यहाँ पे आलमोस्ट 74% एरिया जो इनका है वो ट्रीज़ जंगलात पे मुश्तमिल है और बाकी यहाँ पे तकरीबन 1,87,000 के करीब जो है 187,000 लेक्स, छोटे छोटे झील्स वगैरह भी हैं। इनका एजुकेशन सिस्टम्स जो है वो दुनिया की बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम में इनका शुमार किया जाता है। ये फ़िनलैंड के लोग कहते हैं कि दे आर द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड। हैप्पीनेस इंडेक्स अब इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। मुझे ख़ुद भी इनके बारे में शायद ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये है। इसके अलावा आते हैं कि फ़िनलैंड में, चूँकि मैंने पहले ही कहा कि इस वीडियो का मकसद तमाम वो लोग हैं जो या तो बैचलर कर चुके हैं या भी विद इन 1 और 2 ईयर करने वाले हैं, जो मास्टर के लिए ख्वाहिशमंद है कि वो बाहर जाके एजुकेशन हासिल करे। तो सबसे पहले जो सवाल स्पेसिफिकली लोग इनबॉक्स में भी मुझसे पूछते हैं वो ये होता है कि मैं फ़लानी सब्जेक्ट का हूँ तो मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी है कि नहीं, मैं फ़लानी सब्जेक्ट का हूँ। तो आप सबको मैं उसके लिए एक वेबसाइट बताता हूँ जहाँ से आप अप्लाई भी करेंगे और अपने सब्जेक्ट्स के बारे में भी पता करेंगे कि आपका सब्जेक्ट उधर अवेलेबल है कि नहीं फ़िनलैंड में। फ़िनलैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो एक सेंट्रल वेबसाइट जो studyinfo.fi यहाँ पे एक सेंट्रल वेबसाइट है। फ़िनलैंड की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं आप इस वेबसाइट के थ्रू उन सब को एक्सेस कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं और साथ साथ अपना सब्जेक्ट भी देख सकते हैं। जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट के हवाले से ही होता है। आप studyinfo.fi जब ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप अपने सब्जेक्ट का नाम, जिस भी सब्जेक्ट में आपने बैचलर किया या मास्टर करना चाहते हैं, तो उससे रेलेवेंट जितने सब्जेक्ट्स होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। कि लेट सपोज़ एक बंदा डेटा साइंस में यहाँ पे मास्टर करना चाहता है तो वो studyinfo.fi पे जाके जब डेटा साइंस सर्च करेगा तो वो नीचे यूनिवर्सिटी आएंगी। लेट सपोज़ हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में आएगा मास्टर इन डेटा साइंस, इसी तरह ताम्परी यूनिवर्सिटी में आएगा मास्टर इन डेटा साइंस। तो इस तरह करके आपको सारी यूनिवर्सिटियाँ जहाँ पे मास्टर ऑफ़र हो रहा है वो डेटा साइंस के हवाले से मास्टर, डेटा साइंस के डोमेन में जो मास्टर ऑफ़र हो रहा है तो वो सारी यूनिवर्सिटियाँ आपके सामने आ जाएंगी। आप उसको क्लिक करते हैं, मज़ीद वो एप्लीकेशन प्रोसेस पे आपको ले जाते हैं और आप फिर वो आपको मज़ीद रिक्वायरमेंट्स दे के अप्लाई करते हैं। तो ये तो बात हुई कि हम अप्लाई कहाँ से करें और सब्जेक्ट कैसे
देखें कि हमारा सब्जेक्ट उधर ऑफ़र हो रहा है कि नहीं, तो इनके लिए तो studyinfo.fi है। अच्छा, इसके साथ ही अगला जुड़ा हुआ सवाल है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे अगर बात की जाए, मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बताया कि 1-2 यूनिवर्सिटियां मैंने लिस्ट की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आइल्स के बगैर है। बाकी ओवरऑल में आइल्स चाहिए पूरे फिनलैंड में, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे जब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल है आइल्स के साथ आपकी बैचलर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, दोनों अटेस्टेड होनी चाहिए। और फिनलैंड में जब आप एडमिशन लेते हैं, अटेस्टेशन के दौरान आप कोशिश करें कि इनकी फ़ोटो कापीज़ भी HEC से ही अटेस्टेड करवाएं, क्योंकि वो भी फिर आपको यूनिवर्सिटी को भेजनी पड़ती हैं। तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आ रही है वो है रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस, इफ़ देयर इज़ एनी, अगर कोई है तो बहुत अच्छी बात है। और आखिरी जो चौथी चीज़ है वो है मोटिवेशन लेटर, ठीक है। अच्छा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंस होगा, अगर नहीं है तो आप दूसरे सेक्शंस में जो है अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेट्स सपोज़ किसी बंदे का GPA बहुत अच्छा हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है कि GPA भी जो है काफ़ी एक अच्छा एक डिसाइडिंग फैक्टर में शुमार होता है कि जो आपको एडमिशन या स्कॉलरशिप के हवाले से काफ़ी एज दे देती है। तो जितना आपका अच्छा GPA है वो ठीक है। अगर आपका GPA अभी बैचलर आपने कर लिया तो अब आप GPA के साथ कुछ नहीं कर सकते। आप कोशिश करें कि आप एक अच्छा सा मोटिवेशन लेटर लिख लें, ठीक है, या रेलेवेंट जॉब एक्सपीरियंसेस है वो लिख लें। बाकी जो डिग्री आपकी है वो तो है, वो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मोटिवेशन लेटर के हवाले से बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, और ये एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर है एडमिशन देने में और स्कॉलरशिप देने में। और इस पे थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा कि आप किस तरीके से एक अच्छा मोटिवेशन लेटर, क्योंकि GPA तो आपका जो है वो आ गया, जॉब एक्सपीरियंस जो आपके पास है वो वैसे भी है, वो अब चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो मोटिवेशन लेटर में आप ऐसा क्या कर सकते हैं। मोटिवेशन के लिहाज से जो मेरी एक पर्सनल इस पे एक ऑब्जर्वेशन है, या जो मैंने पर्सनल थिंकिंग की है, या कुछ लोगों के भी मोटिवेशन लेटर दे के, अपना भी दे के, या कुछ रिव्यू करके, उस हवाले से जो मुझे थोड़ी बहुत समझ आई है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करता हूँ। मोटिवेशन लेटर में आप अगर कोई फॉर्मेट गिवन है, सपोज़ तामप्री यूनिवर्सिटी ने सपोज़ आपको अगर फॉर्मेट दिया हुआ है कि आप हमें ये फॉर्मेट फॉलो करके मोटिवेशन लेटर दे, तो ठीक है। अगर कोई फॉर्मेट गिवन नहीं है, थोड़ा सा फ्री एज है, आई मीन दोनों केसेस में आपको अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में और अपने डिपार्टमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आपको, लेट्स सपोज़ आप तामप्री यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं डेटा साइंस में, तो जितना ज़्यादा आप डेटा साइंस जो तामप्री यूनिवर्सिटी में ऑफ़र हो रही है, जो चीज़ें पढ़ाई जा रहे हैं उन पे रिसर्च करेंगे ना, देखेंगे उनकी वेबसाइट्स, अंदर से जाके जो चीज़ें निकालेंगे, उतना आप बेहतर पोजीशन में होंगे कि आप एक मोटिवेशन लेटर लिखें, ठीक है। मोटिवेशन लेटर लिखते हुए आप, जाहिर सी बात है, जब आप अपनी मास्टर एजुकेशन के बारे में बात करेंगे कि मैं तामप्री से आके यूनिवर्सिटी से आके मास्टर डेटा साइंस में करना चाह रहा हूँ, तो आपके पास कोई पॉइंट्स होने चाहिए कि जिसकी वजह से आप इस चीज़ को ये मास्टर करना चाह रहे हैं या यहाँ पे आप आना चाह रहे हैं। उन पॉइंट्स का मतलब ये है कि आप वेबसाइट पे जाके डेटा साइंस को देखें, तामप्री यूनिवर्सिटी की डेटा साइंस की डिपार्टमेंट्स में टीचर्स की प्रोफाइल्स को देख के, डेटा साइंस को देखें कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्वालिटीज़ हैं। जितना आप उनकी क्वालिटीज़ को वहाँ से निकालेंगे और अपने मोटिवेशन लेटर में ऐड करेंगे, उतना आपको एक एज मिलेगा। जितना आपका यूनिक होगा मोटिवेशन लेटर ना, लेट सपोज ये आपकी शो करती है कि आप कितने ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी के बारे में मोटिवेटेड है। अगर आप ये सपोज़ लिखते हैं कि मैं तामप्री यूनिवर्सिटी फिनलैंड के बारे में बहुत ज़्यादा मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उधर पढूं, लेकिन आपको कुछ पता नहीं है, तो ये आपकी कोई एक अच्छी मोटिवेशन मेरे हिसाब से शो नहीं कर रही, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ और साथ आप ये भी बताते हैं कि मैंने वहाँ पे ये पढ़ा, मैंने वहाँ पे ये देखा, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, डेटा साइंस, आप लोगों के जो डेटा साइंस का प्रोग्राम है उसमें ये फीचर्स है जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र नहीं करी या फलानी नहीं करी, ठीक है। तो ये आपका एक अच्छा फैक्टर हो सकता है, यानी इनसे उनको ये लगेगा कि ये बंदा ना सिर्फ मोटिवेटेड है बल्कि इसको पता भी है, काफ़ी चीज़ें इसने सर्च भी की हुई है। यानी आप जितना ज़्यादा इनको सर्च करेंगे ना, इनकी यूनिवर्सिटी की यूनिक फ़ीचर्स को और इनके डिपार्टमेंट की यूनिक फ़ीचर्स को, लेट सपोज़ मैं आपको यहाँ पे एक दोस्त की मिसाल देता हूँ कि उसने मोटिवेशन लेटर में लिखा था कि यहाँ का जो स्टेटिस्टिकल डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, तो ये स्टेटिस्टिक्स और डेटा कंप्यूटेशनल को दोनों का एक मर्जिंग है जो कि दुनिया में कहीं भी ऑफ़र नहीं हो रहा।
लेट सपोज उसने काफ़ी जगहों पे सर्च करके उसके बाद ये चीज़ लिखी थी, तो ये काफ़ी एक यूनिक बात हो जाती है कि अच्छा ठीक है, स्टेटिस्टिकल डाटा एनालिटिक्स जो स्टेटिस्टिकल और कंप्यूटेशनल का एक कम्बिनेशन, एक मास्टर प्रोग्राम है, उसमें एक बंदा आना चाह रहा है जो कि कहीं और ऑफर ही नहीं हो रहा और बंदी की इंटरेस्ट ही वही है। तो ये आपकी एक बहुत ज़्यादा एक यूनिकनेस शो करती है कि कितनी ज़्यादा आपने उस चीज़ पे रिसर्च की है और उस चीज़ को देखा है कि आप कितने मोटिवेटेड है। और मोटिवेशन लेटर में और भी बहुत ज़्यादा आपने चीज़ें लिखनी है, मतलब जो भी आप चीज़ें लिखें तो आप सिर्फ प्रूफ दें। अगर आप ये लिखते हैं कि मुझे प्रोग्रामिंग का बहुत इंटरेस्ट है लेकिन आपने कोई कोर्स नहीं लिया हुआ, तो ये आप एक बुलशिट ही है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेट सपोज अगर मैं लिखता हूँ कि मुझे पाइथन में बहुत इंटरेस्ट है, लेट सपोज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और साथ में ये लिखता हूँ कि मैंने ये प्रोग्राम कोर्सेरा से या अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में या शॉर्ट कोर्स के फॉर्म पे ये या यूट्यूब से यहाँ से ये चीज़ें मैंने सीखी है, तो ये फिर मेरी मोटिवेशन शो करती है कि मैं वाकई में अपनी इस इंटरेस्ट के लिए सीरियस हूँ। इस तरह और भी आप अगर कोई चीज़ लिखते हैं ना कि मुझे इस चीज़ का बहुत शौक है, तो आप कुछ एक्शंस साथ अपनी मोटिवेशन लेटर में ज़रूर बताएं कि इसको मैंने करने में क्या किया है, कितना मैंने इसको टाइम दिया या कितना मैं इसके बारे में सीरियस हूँ। और साथ साथ में आप फिनलैंड को भी इसके एजुकेशन सिस्टम को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। जब मोटिवेशन लेटर की आप बात करें तो जाहिर है आप ये तो कहेंगे कि मैं तामपरी यूनिवर्सिटी में या हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में आ रहा हूँ, आप हेलसिंकी यूनिवर्सिटी के बारे में भी लिखेंगे, उनकी जो डेटा साइंस का डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी लिखेंगे कि मैं मुझे ये चीज़ें मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैं आना चाह रहा हूँ। साथ में आपको जाहिर सी बात है फिनलैंड के बारे में भी मुझे लग रहा है कि शायद एक दो चीज़ें आपको लिख लेनी चाहिए कि क्यों एक फ़िनलैंड मैं चूज़ कर रहा हूँ, ताकि जो कि दूसरी कंट्रीज क्यों मैं फ़िनलैंड को ही क्यों प्रायोरिटी दे रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो इसके साथ ये थोड़ी सी मेरी बातें मोटिवेशन लेटर पे हो गई। और मैं आखिरी बात मोटिवेशन लेटर पे ये कहूँगा कि जब आप मोटिवेशन लेटर लिखें, बेशक आपने जिससे रिव्यू करवाना है करवाएं, इसमें कोई शक नहीं है, या किसी और का भी, पहले आप खुद लिखें, पहले किसी और का ना देखें, ठीक है, फिर आप रिव्यू करवाएं, बेशक करवाएं, लेकिन स्टिल जब तक आप अप्लाई कर रहे हैं ना, आप हर 1-2 दिन के बाद उसको विजिट कर लिया करें। सपोज आपने मोटिवेशन लेटर लिखा, आज आपने लिखा, कंप्लीट हो गया, 1-2 दिन के बाद आप उसको दोबारा मोटिवेशन लेटर खोलें, उसको पढ़ें, उसमें एडिटिंग करें, आपको खुद समझ आएगी कि आप कहाँ पे जो है लैकिंग कर रहे हैं, आपको मज़ीद कहाँ पे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। फिर उसके बाद 1-2 दिन के बाद उसको दोबारा विजिट करें। कम से कम आप जब तक, सपोज़ अगर आज से आप अप्लाई करना शुरू कर देते हैं और आप अपना एप्लीकेशन लेटर 30 दिसंबर को डाल रहे हैं, तो आप इसको कम से कम 5 से 6-7 बार आराम से विजिट करके उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। और जब आप दोबारा विजिट करेंगे, आपको खुद लगेगा कि आपने क्या ब्लंडर्स किए हैं या क्या चीज़ आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और एक फ़्लो उसकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए कि एक फ़्लो के साथ ये नहीं है कि आप ऊपर भी पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, फिर आप नीचे दोबारा उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आपका एक फ़्लो नज़र आना चाहिए कि बंदे ने पहले पास्ट के बारे में बात किया, फिर तामपरी यूनिवर्सिटी के बारे में, फिर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस तरह कुछ एक फ़्लो नज़र आना चाहिए। अगर फॉर्मेट उन्होंने दिया हुआ है तो ज़रूर आप उनका ही फॉर्मेट फॉलो कर लें, ठीक है। और कुछ जगहों पे एक ऑप्शनल रिक्वायरमेंट है, कभी कभी वो रिकमेंडेशन लेटर भी मांग लेते हैं, तो वो आप प्रोफेसर वगैरह से आसानी से बनवा सकते हैं। ये मेरी शायद मोटिवेशन लेटर के बारे में थोड़ी सी बात हो गई, जो मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। शायद आप में से कोई इससे ज़्यादा बेहतर जानता हो, तो वो इससे ज़्यादा बेहतर जाहिर सी बात है लिख सकता है, लेकिन ये मेरी कुछ पर्सनल ओपिनियन था मेरा इस पर। और आइल्स की अच्छा, ओवरऑल फिनलैंड में आइल्स रिक्वायर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। 2 यूनिवर्सिटियां मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक आर्केडा यूनिवर्सिटी है, ARCADA, ठीक है, आर्केडा यूनिवर्सिटी, और दूसरी नोविया यूनिवर्सिटी, NOVIA, नोविया यूनिवर्सिटी, जो कि फिनलैंड की यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनमें आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है, जिसमें मैंने सुना है कि आपका इंटरव्यू लेंगे एंड पे, और उसी इंटरव्यू की बेस पे आपकी वो लैंग्वेज स्किल्स जो है वो एक्सेस करेंगे कि आप कितने प्रोफिशिएंट है इंग्लिश में, आप यहाँ मास्टर एजुकेशन हासिल कर सकते हैं कि नहीं। वो लोग जिनके पास अभी आइल्स नहीं है, जिनके पास है उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो आइल्स की बेस पे आएँ, बहुत अच्छे। अगर जिनके पास नहीं है तो वो ये नोविया और आर्केडा यूनिवर्सिटी सर्च करें, और मेरी दुआ है कि आपका अगर प्रोग्राम इसमें है तो आप ज़रूर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आइल्स कर सकते हैं, अभी भी टाइम है, हफ्ता 10 दिन पूरा आप सीरियस होकर बैठ जाएं। आइल्स कोई इतनी बड़ी बात नहीं है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए जिसने बैचलर के सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़े हों। इसके अलावा जो अगला मेरा टॉपिक है वो स्कॉलरशिप्स के बेस पे हैं कि यहाँ पे कितने टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं।
स्कॉलरशिप पे मैं बात करूं तो सबसे टॉप कैटेगरी में जो स्कॉलरशिप आता है, जो कि हर डिपार्टमेंट में एक बंदे को मिलता है। जैसे आप डेटा साइंस में आ रहा है तो डेटा साइंस में बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं 10, 15, 20, उनमें एक बंदे को मिलेगा, और वो कोई भी हो सकता है। पाकिस्तानियों को मिले भी हैं, पहले भी मिले हैं और इंशाल्लाह इसके बाद भी मिलेंगे। फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में क्या होता है कि आपको 5000 स्टाइपेंड भी मिलते हैं। फीस भी आपको पे नहीं करनी पड़ती, ठीक है, आप बिल्कुल फ्री फी पे नहीं करते, और आपको साथ में स्टाइपेंड भी, ये साल का, एक साल का 5000 यूरो आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। जो दूसरी कैटेगरी है वो है फ़ी वेवर की, जिसमें आपको 100% फीस माफ़ हो जाती है, ठीक है, और उसके बाद की जो कैटेगरी है वो कभी 70%, कभी 50% माफ़ हो जाती है। और एक और चीज़ भी यहाँ पे मैं मेंशन कर लूँ कि जिन लोगों को बिल्कुल स्कॉलरशिप नहीं मिलती वो भी 50% माफ़ करवा सकते हैं अगर एक अर्ली स्टेजेस पे वो फ़ीस पे करें। लेकिन जाहिर सी बात है फ़ीस थोड़ी सी यहाँ पे कोई 12,000 यूरो साल की फ़ीस होती है, तो फिर भी आपको 5-6 हज़ार यूरो 50% में भी पे करने होते हैं, जो कि एक एवरेज फैमिली के लिए थोड़े से ज़्यादा हैं। अब एक्सपेंसेस पे बात करते हैं कि अब पहली कैटेगरी तो मैंने बता दिया कि फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, उसमें कितने एक्सपेंसेस है, और जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें 100% आपको फ़ीस माफ़ हो जाती है उसमें कितनी एक्सपेंसेस हैं। ये भी मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो 100% फ़ी वेवर है वो हर डिपार्टमेंट में ज़्यादा लोगों को मिलता है। 5 लोगों को भी मिल सकता है, 10 को भी मिल सकता है, 15 को भी मिल सकता है, ठीक है। चूँकि फ़िनलैंड की ओवरऑल पॉपुलेशन थोड़ी सी श्रिंक कर रही है, तो इनको अभी चाहिए कि बाहर से लोग आएँ। तो एक्सपेंसेस पे मैं बात करता हूँ। जिन लोगों को फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल जाता है, फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिन लोगों को मिलता है, तो वो उनको जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए वो सिर्फ मेरे हिसाब से कोई मैं यूरो में इसलिए बात करूँगा क्योंकि यूरो स्टैंडर्ड रहता है, और वो PKR थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, तो फिर उस हिसाब से शायद बाद में जब लोग अप्रैल या मई में बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे तो वो थोड़ी सी उस हिसाब से फिर प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसलिए यूरो में बात करूँगा। आपको बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से 2000 तकरीबन यूरो चाहिए, क्योंकि साल का यहाँ पे ख़र्चा आलमोस्ट 7000 यूरो के हिसाब से है, तकरीबन 7000, और 5000 आपको मिल जाता है, तो आपको तकरीबन 2000 यूरो मज़ीद बैंक स्टेटमेंट में चाहिए होते हैं, ठीक है। तो 2000 यूरो बैंक स्टेटमेंट में चाहिए होते हैं, वो आपको 2-3 महीने के लिए ही चाहिए होते हैं। यानी जब अगर आपका इंटरव्यू शेड्यूल है जून में, तो आप जून, सपोज 10 जून 15 जून आपका इंटरव्यू शेड्यूल है एम्बेसी में, तो आप 1 जून को भी अगर बैंक में डालें तो इट इज़ ओके, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट आप डालते हैं, और वो जैसे ही आपका वीज़ा आ जाता है तो आप कोशिश करेंगे तब तक ना निकलवाएं जब तक आप फिनलैंड आएँ, यहाँ पे आपकी एजुकेशन स्टार्ट हो जाए, यानी एहतियात बेहतर है। वैसे तो लोग निकाल भी लेते हैं, मेरे अपने केस में मैंने निकाल लिए थे, जब मेरा वीज़ा कार्ड आ गया था तो मैंने निकाल लिए थे। और उसके अलावा मैं ये 2000 यूरो तो आपके वो हो गए, लेकिन कोशिश करेंगे आप यहाँ आने से पहले बिल्कुल भी ना निकालें अपने बैंक वगैरह से, अकाउंट वगैरह से ना, क्योंकि लास्ट टाइम एक केस हुआ था कि हेलसिंकी एयरपोर्ट पे एक बंदे को उन्होंने पकड़ के कहा था कि आप हमें प्रूफ दिखाएं जो आपके जो पैसे हैं या आपने जो फ़ंड शो किए हैं 1 साल के लिए, ठीक है। तो वो फिर लकीली उसके अकाउंट में थे पैसे, तो वो बच गया था, वरना फिर इस तरह प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर होगा कि आप अगर जून में उनको बैंक में पैसे रख रहे हैं तो अगस्त में आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद निकाल लीजिएगा। और इसके अलावा 2000 यूरो बैंक स्टेटमेंट के अलावा आपको जो बाकी के एक्सपेंसेस है, जिसमें ट्रैवल एक्सपेंसेस, वीज़ा एक्सपेंसेस और शॉपिंग एक्सपेंसेस, ये तकरीबन आपके राउंड अबाउट 3000 यूरो तकरीबन इसमें इसका आपका एक्सपेंसेस आ जाएंगे उन लोगों के लिए जो फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं। अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी के चूँकि मैक्सिमम ज़्यादातर लोग हमारे फ़ी वेवर पे आ रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं बताता चलूँ कि उनके लिए जो एक्सपेंसेस है वो अराउंड वही वो एयर टिकट, शॉपिंग, ये चीज़ें तो बिल्कुल वैसी ही है जो फिनिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की है, लाइक 3000 आपके लगेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बैंक स्टेटमेंट है वो आपका अराउंड 7000 यूरो, 6000 या 7 इस तरह कुछ है, 7000 लाइक समथिंग यूरो है। वो खैर मिग्री की वेबसाइट पे भी लिखा होता है, जब आपको इंशाल्लाह एडमिशन मिलेगा तो वो आप देखेंगे, लेकिन ये आपके जहन में हो। ये भी तकरीबन 3 महीने के आपको ड्यूरेशन के लिए चाहिए, 2 से लेकर 3 महीने के। यही जून में अगर आपकी अपॉइंटमेंट है तो जून, जुलाई, अगस्त के एंड में आप यहाँ पे आप आएंगे इंशाल्लाह, तो वो आप निकाल सकते हैं। तो ये तकरीबन मेरी फिनलैंड के हवाले से
मैंने सारी बात कर ली है। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो शायद उसके लिए फिर मैं एक अलग से वीडियो बना के, या कोई कमेंट सेक्शन में अगर कोई पूछ ले तो शायद मैं उधर ही रिस्पॉन्ड कर लूँ। लेकिन ये मेरे हिसाब से मैंने स्कॉलरशिप्स पे बात की है, कितनी टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स होते हैं, और एक्सपेंसेस के हवाले से मैंने बात किया है, रिक्वायरमेंट्स के हवाले से बात किया है, फिनलैंड के हवाले से बात किया, सब्जेक्ट आप कैसे सर्च कर सकते हैं इस हवाले से मैंने बात किया है। इसके अलावा मैं एक दो बातें, ये सारी तकरीबन बातें मैंने मास्टर के लिए की है। पीएचडी के लिए जो लोग आना चाह रहे हैं, पीएचडी यहाँ पे पेड है। आपको किसी भी आप पीएचडी के डोमेन में आएंगे आपको पेमेंट मिलेगी। मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन खुद नहीं है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे जाके या studyinfo.fi पे जाके पीएचडी के लिए भी चेक कर सकते हैं। आप किसी भी उसमें आएंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे कि आप आराम से यहाँ पे स्टे कर सकते हैं इजीली। इवन अगर आप स्पाउस वगैरह को भी लेके आना चाहें तो स्टिल इट इज़ ओके। और जो बैचलर के लोग हैं उनके लिए भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि शायद उनके लिए आइल्स रिक्वायर्ड नहीं है यूनिवर्सिटी में। उनका एक टेस्ट होता है एंट्रेंस टेस्ट, वो वही दे देते हैं और उसी पे उनका एडमिशन हो जाता है। ये मेरे हिसाब से इन्फॉर्मेशन यहाँ पे तकरीबन मैंने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच।